सो a पावर 5 is 131a square minus 444a plus 396i। तो ये एक इसका एप्लीकेशन हो सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अब बैक टू आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इस क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो। तुमने स्टार्टिंग में देखा था कि ये फैक्टराइज हो रही थी, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए वो कुछ ऐसी थी, लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर हो गया ना, और लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें भी अगर हम a सब्स्टिट्यूट करें तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, a माइनस 2i होल स्क्वायर a माइनस 3i इक्वल टू 0। सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है कि a 2i है या फिर a 3i है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्यों भाई, क्या इसको फैक्टराइज करने के बाद मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि या तो a की वैल्यू 2i है या फिर a की वैल्यू 3i है? बिकॉज a की वैल्यू ना ही 2i है ना ही 3i है, तो ये बात तो समझ में आ रही होगी, ऐसा नहीं बोला जा सकता, राइट? a तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, a is 3 1 1 1 3 1 -1 -1 1, तो ये 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स या 2 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखना कि तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर फैक्टराइज हो रही है तो उसका मतलब ये नॉर्मल अलजेब्रा नहीं है। अगर तुम्हें याद आ रहा हो, मैंने क्लियर कट बताया था कि सिंपल अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा और मैट्रिक्स अलजेब्रा में एक बहुत सारी चीजें डिफरेंट हैं, और उसमें ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज जीरो, भाई सिंपल अलजेब्रा में क्या होता है? इफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स इज जीरो, देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। But in matrix algebra, if multiplication of two matrices is zero matrix, then it is not necessary that at least one of them is zero. In fact, हो सकता है कि दोनों ही नॉन जीरो मैट्रिसेस हो, उनका प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स आ रही हो। हाँ मतलब कुछ ही नहीं बता सकते, राइट? हाँ, कुछ नहीं बोल सकते हैं ना n टू बी जीरो है तो। ए इंटू बी अगर जीरो मैट्रिक्स है तो हम अभी कुछ नहीं बोल सकते कि ए जीरो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, अभी कुछ नहीं बोल हाँ सकते। हमें कुछ नहीं हालांकि हमारे पास। इसके बाद मैंने कुछ और भी बताया था कि हाँ, हम ए को जीरो बोल सकते हैं अंडर ए कंडीशन, और वो क्या थी? जब बी का अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं। ए नॉन जीरो। हाँ, इफ बी इज नॉन सिंगुलर, यानी कि उसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो हो। अगर बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है देन ए हैज टू बी जीरो, फिर ए को जीरो मैट्रिक्स बनना ही पड़ेगा। ये बात समझ आई? अगर बी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर ए को जीरो मैट्रिक्स होना पड़ेगा। रीजन क्या है इसका? बहुत सिंपल सा है, नॉन सिंगुलर होने का मतलब क्या हुआ? इन्वर्टिबल है, बी इनवर्स एग्जिस्ट्स, राइट? तो अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई इन दिस इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स बोथ साइड्स, आ गया, ये प्रूव हो गया इक्वल टू जीरो, करेक्ट? तो बहुत ध्यान से मैट्रिक्स की अलजेब्रा जब इक्वेशंस हैं बहुत ध्यान से करना, क्योंकि कई लोग ये चीज सोचते ही नहीं कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं है, चलो बी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर तुम बिना सोचे समझे बी इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तब तो ए इक्वल टू जीरो हमेशा प्रूव हो जाएगा। बी इनवर्स से मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब बी इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। खैर, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से मैट्रिक्स नहीं निकलेगी, ये बात अब मेरी ध्यान सुन लो। ये बताने का रीजन ये था कि अगर मान लो तुम्हें मैट्रिक्स नहीं गिवन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है और तुम उसको फैक्टराइज कर पा रहे हो, तो बहुत फैसिनेटिंग लगेगा कि चलो ठीक है मैट्रिक्स ए निकाल लेते हैं, नाउ ए इज 2i और 3i। ऐसा नहीं है, राइट? ए कुछ भी हो सकती है, ए कोई भी दूसरी मैट्रिक्स हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। ऑलराइट, तो इस बात को ध्यान रखना। हालांकि ये इक्वेशन बिल्कुल बेकार नहीं है कि इसका फैक्टराइजेशन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई यूज नहीं है। जो लैम्डा में इक्वेशन लिखी हुई है, ये वाली लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0, जिसकी रूट्स हमको दिखाई दे रही है 2 2 एंड 3। सो एक्चुअली इन्हीं को आइगन वैल्यूज बोला जाता है। सो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए आर नथिंग बट roots of
the characteristic Characteristic equation of A, अच्छा, या in terms of lambda, यानी कि determinant of A minus lambda I equal to 0, इसकी जो रूट्स होंगी, इस इक्वेशन की जो रूट्स आएंगी वही आइगन वैल्यूज है। अभी भी कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन तो नहीं हो गया, मैंने रूट्स का नाम बस रख दिया है कि वो आइगन वैल्यूज हो गई। इसका फायदा क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है भाई, तो एटलीस्ट हमको ये तो समझ में आया कि अगर हमको आइगन वैल्यूज, ये वर्ड हम याद रखेंगे, अगर हमको आइगन वैल्यूज पता है किसी मैट्रिक्स की, तो हम रिवर्स काम कर सकते हैं। हम उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। सिंपल बात है कि अगर हमको किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन की रूट्स पता हो तो हम वो पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? आइगन वैल्यूज वाली बात सबको समझ में आई? हाँ हाँ सर सर। हाँ आपने इसका हाँ। रीजन बताया कि हम ऐसा क्यों कर सकते हैं, उससे उस इक्वेशन में ए डाल सकते हैं? नहीं, अभी मैंने वो नहीं बताया। अभी मैंने तुमको नहीं बताया कि उस इक्वेशन में एक क्यों डाल सकते हैं, उसको हम देखते हैं अभी। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज के साथ थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाते हैं। ये एज ए प्रॉपर्टी समझो इसको आइगन वैल्यूज की, कि अगर if eigen values of a matrix an, square matrix A of order n, are let's say lambda 1, lambda 2 and so on to lambda n, then eigenvalues of कोशिश करो अपने आप निकालने की। पहला है मेरा क्वेश्चन A इनवर्स। can we find eigenvalues of A inverse in terms of lambda 1, lambda 2, lambda 3, so on to lambda n? ये given है कि lambda I is not equal to 0, कोई भी आइगन वैल्यू जो है वो 0 नहीं है। सो A से A इनवर्स तक कैसे पहुंचा जाए, इसको करने का रीजन है आगे चल के काम में आएगा हमारे। सो एनीवन, ये बात ध्यान रहे कि आइगन वैल्यूज कुछ और नहीं, इस इक्वेशन की रूट्स हैं, इस टाइप की इक्वेशन की रूट्स हैं। यानी कि अगर हम ऐसा मान लें, लेट अल्फा बी आइगन वैल्यू ऑफ A इनवर्स, देन अल्फा विल सेटिस्फाई सच इक्वेशन। कैसी इक्वेशन? इस टाइप की, A इनवर्स माइनस अल्फा I इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 1 बाय लैम्डा। माइनस 1 बाई लैम्डा, माइनस क्यों लगा दिया भाई? माइनस, अरे सर 1 अब माइनस नहीं होगा। हाँ माइनस नहीं होगा ना, बिल्कुल सही है भाई। अगर अल्फा A इनवर्स की आइगन वैल्यू है तो, और लैम्डा A की आइगन वैल्यू है, तो हम या तो A इनवर्स से A तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, या फिर हम A से इनवर्स, A इनवर्स से या फिर A से इनवर्स। चलो हम यहां से A तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब A इनवर्स को A में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली हमको A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है। लेट्स मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ A बोथ साइड्स। डिटरमिनेंट ऑफ A को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया, वी शुड नॉट मल्टीप्लाई 0 बोथ साइड्स। तो क्योंकि हम इनवर्स की बात कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, है ना। और ये जैसे तुमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, A इंटू इनवर्स, ये हो गया I, और देखो ये हो गया अल्फा A, एंड माइनस अल्फा कॉमन निकाल लो, अल्फा इज नॉन जीरो, सो A माइनस 1 बाई अल्फा टाइम्स I इज इक्वल टू 0। और अब अगर तुम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो साफ दिख रहा है कि यहाँ पे लैम्डा लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 बाय अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा पावर माइनस 1 लिखा हुआ है। सो दिस इंप्लाइज अल्फा इज नथिंग बट 1 बाय लैम्डा।
यानी कि अगर ए की आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन है, तो ए इनवर्स की आइगन वैल्यूज क्या होंगी? 1 बाई लैम्डा 1, 1 बाई लैम्डा 2 एंड सो ऑन टू 1 बाई लैम्डा n। अच्छा, इस पॉलिनोमियल को देख के भी बड़ा ऑब्वियस थी ये चीज, है कि नहीं? कि अगर इस इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करता है तो किस इक्वेशन को ए इनवर्स सेटिस्फाई करेगा? अरे सिंपली लैम्डा क्यूब से डिवाइड कर दो इस पूरी इक्वेशन को, है कि नहीं? तो जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसको इनवर्स सेटिस्फाई करेगा। फिलहाल रिजल्ट बड़ा सिमेट्रिक सा है कि ए इनवर्स के केस में लैम्डा इनवर्स हो गया। ये मैंने क्यों बोला कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0? ठीक है, रिजल्ट में तो 1 बाई लैम्डा हो ही रहा है, बट इज इट नेसेसरी? तुम्हें क्या लगता है कि कोई मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल है तो क्या उसकी आइगन वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए? क्या ये स्टेटमेंट सही है? इफ अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, none of its eigen value must be 0। कोई इसकी आइगन वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इज द स्टेटमेंट करेक्ट? हाँ सर। हाँ करेक्ट है ना? अगर तुम किसी एग्जांपल में मान लो, जैसे मान लो एक बनता हमारा पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल्स टू 0, सपोज ऐसा कुछ बन रहा होता। a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0 अगर बनता है, या लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0 बनता है, जैसे लैम्डा इक्वल टू 0 आ रहा है, ऑब्वियसली ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं हो सकती। कैसे प्रूव करोगे? तो टेक डिटरमिनेंट बोथ साइड्स, a स्क्वायर प्लस 2a इक्वल टू 0 हो गया। अब डिटरमिनेंट में फैक्टराइजेशन आराम से पॉसिबल है। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। इसके बाद क्या करेंगे भाई? क्योंकि इससे ये तो प्रूव नहीं हो रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ a 0 ही होगा। डिटरमिनेंट ऑफ a 0 होगा, ये चीज तो प्रूव नहीं हो रही है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस 2i भी 0 हो सकता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू 0 है, तो वो मैट्रिक्स, ये स्टेटमेंट सही है कि वो मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल नहीं रहेगी, बट इसका प्रूफ क्या है? इस चीज को प्रूफ कैसे करोगे? तो पहले वाले इक्वेशन में a माइनस लैम्डा वाले में डाल देंगे लैम्डा 0। किस इक्वेशन में? जब a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट 0 है तो उसमें लैम्डा इक्वल टू 0 डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उसका इनवर्स नहीं होगा। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पे लैम्डा डाल दोगे? हाँ चलो ठीक है, ये तो ज्यादा ही स्मार्ट काम हो गया। वहां पर लैम्डा की वैल्यू 0 डालनी, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा, सही बात है। लेकिन वो काम यहाँ पे क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे ऑब्जर्व क्यों नहीं हो पा रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 2i इक्वल टू 0 से हम यहाँ से आगे कैसे बढ़े? यहाँ पे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 प्रूफ होना चाहिए ना यार। मतलब आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 या फिर a माइनस 2i है। फिर से बोलो। मतलब आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है या फिर a माइनस 2i के इक्वल है। यस, मैं इसीलिए देखो ये कॉन्सेप्ट रिलेट करो उन कॉन्सेप्ट से जो तुमने पहले से पढ़े हुए हैं, जो सिलेबस में है। थोड़ा बहुत वो रिवाइज होता रहेगा ना। बिल्कुल सही बात। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तब तो कोई बात ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हम यही चाहते थे। बट अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, if determinant of a is non-zero, so get back to the concept we have just revised, if a into b equal to, if a into b equal to, हम बोल रहे हैं कि a जो है वो इन्वर्टिबल है, यानी a इनवर्स एग्जिस्ट करता है। प्री मल्टीप्लिकेशन किया अगर मैंने a इनवर्स से, a गायब हो गया, वहां से प्रूव हो जाएगा कि a मस्ट बी इक्वल टू -2i। और अगर a इक्वल्स टू -2i हो गया तो फिर डिटरमिनेंट तो नॉन जीरो हो गई ना, क्यों भाई? हाँ तो अब ये जो तुम्हारा पहला मेथड था, यहाँ पे तुमने उस इक्वेशन में लैम्डा इक्वल टू 0 डाल दिया था और डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 प्रूव हो गया था, वो तो फिर इस केस में गलत हो जाएगा, या नहीं होगा? मेरी बात समझ रहे हो ना? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है हमारे पास, ये एक एक्सेप्शन हमारे पास है
क्यों आ रहा है ये एक्सेप्शन? एक्चुअली इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये आएगी ही नहीं। तुम उसको चेक कर सकते हो। अगर तुम -2y की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ, -2y की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? -2 माइनस लैम्डा 0 0 -2 माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस। तो यहां से जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो होगा क्या? लैम्डा प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल a प्लस 2y इक्वल a प्लस 2y होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड दिस इज डिफरेंट। ठीक है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ही डिफरेंट आ रहा है उस मैट्रिक्स का, a इक्वल टू -2y का। चलो खैर ठीक है। ए इनवर्स के बारे में डिस्कशन ने किया। व्हाट अबाउट a सर स्क्वायर? एक चीज थी कि जैसे हम्म जो यहाँ पे लैम्डा की जो इक्वेशन बन रही है, तो लैम्डा के जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो डिटर्मिनेंट ऑफ वो दैट डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स है। वैल्यू। हाँ, यस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो डिटरमिनेंट वैल्यू है, ये बात सही है। लेकिन वो चीज भी ऑब्जर्वेशन से ही आती है ना। लैम्डा को 0 डाल दिया या a को हमने 0 मैट्रिक्स डाल दिया, तो जो बचा भाई, जहां पे प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जब मैंने ये तुम्हें सॉल्व जब तुमने किया, देखो स्टार्टिंग में जाओ, ये देखो, अगर मैंने यहीं पर लैम्डा की वैल्यू डाल दी 0, सो व्हाट इज लेफ्ट? ऑब्वियसली द डिटरमिनेंट। तो जो भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है उसमें भी अगर साइन वाइन और कोएफिशिएंट सब कुछ सेम है, अगर हमने इसमें कुछ मैनिपुलेट नहीं किया, हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, सो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग लैम्डा इक्वल टू 0 वी मस्ट गेट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, है ना? साइन वाइन का चेंज अगर नहीं किया है तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगर कांस्टेंट टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट 0 है ना? यही कहना चाह रहे हो ना? बिल्कुल सही बात। हाँ, ए स्क्वायर का के आइगन वैल्यूज क्या होंगे? जैसे हमने अभी ए इनवर्स निकाला, ए इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, और ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज हमने देखे कि वो लैम्डा इनवर्स 1 बाय लैम्डा हो गए। सिमिलरली ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज कैसे निकाले जाए? और एक बार फिर ए स्क्वायर के बारे में अगर बात करनी है तो कहीं ना कहीं हमको इस तरह की कोई इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, a square minus alpha I equals to 0. Determinant of a square minus alpha I equal to 0. Where we already know, ये हमको पता है कि determinant of a minus lambda I equals to 0. तो या तो वहां से वहां या फिर यहां से यहां तुम्हें पहुंचना है। a की जगह पर a स्क्वायर कैसे लाया जाए तुम्हें सोचना है। a plus lambda is यस, वेरी गुड। a माइनस लैम्डा आई को अगर मैं a प्लस लैम्डा आई से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड्स, तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर आई इक्वल्स टू 0। सो क्लियर सी बात है कि यहाँ पे अगर कंपेयर किया जाए तो अल्फा इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर। तो आई थिंक अभी ये बहुत ही इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर मैं a पावर n की बात करूं, a पावर n, तो a पावर n की आइगन वैल्यूज, a पावर n की आइगन वैल्यूज क्या होंगी भाई? लैम्डा पावर n, एंड दिस विल वर्क फॉर एनी इंटीजर। यानी कि अगर n को -1 रखोगे तो भी ये काम करता है। नाइस, है ना? क्यों भाई, बात समझ में आई? हाँ सर। है ना? सो अब तुम अगर तुम्हें a की आइगन वैल्यूज पता है तो तुम a की किसी भी पावर की आइगन वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक, ओके। व्हाट अबाउट एक और कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ a की क्या होंगी भाई आइगन वैल्यूज बताओ? यानी डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a माइनस अल्फा ए, कुछ ऐसा आना चाहिए।
इन एवरी केस ए इज इनवर्टिबल है ना, हम यहाँ पे जिस मैट्रिक्स को ले रहे हैं वो हर केस में इनवर्टिबल है। तो सोचो भाई कैसे निकलेंगी आइगन वैल्यूज एडजॉइंट ऑफ ए की। सर एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी लगाकर इसको लिखते हैं ए की पावर n माइनस वन, मतलब डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n माइनस वन इनटू ए। वेट एडजॉइंट ऑफ ए की क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो? सर एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए की पावर n माइनस वन और उसको इनवर्स के फॉर्म में लिखते हैं एडजॉइंट को। हाँ ये प्रॉपर्टी कौन सी बोल रहा है? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन। वो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है। तुम क्या बोल रहे हो? वो एडजॉइंट ऑफ ए नहीं है ना? हाँ तो ए इनटू एडजॉइंट। हाँ, जो तुम प्रॉपर्टी बोल रहे हो वो ये है जरूर, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये हो सकता है। सो ये प्रॉपर्टी यूज करो। यस, क्यों नहीं? क्यों भाई, इस प्रॉपर्टी को यूज कैसे करेंगे? लेट्स मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बोथ साइड्स। ए इनवर्स भी कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए बोथ साइड्स, और इससे क्या फायदा होगा? ये ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई माइनस अल्फा ए इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया। और माइनस वाला काम, अगर माइनस कॉमन निकाल दो, माइनस अल्फा कॉमन निकाल लो, तो ए माइनस क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए बाय अल्फा आई इक्वल्स टू 0। और अब अगर तुम कंपेयर करो उसको ए माइनस लैम्डा आई से, सो व्हाट इज अल्फा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड लैम्डा? सो अल्फा इज क्या, डिटरमिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा। यही तो होगा। बताओ यार, समझ में आ रहा है? हाँ सर। परेशान मत हो, तुमसे कोई आइगन वैल्यू पूछेगा नहीं एग्जाम में, बट मैं इसको थोड़ा सा इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों चीजों का यूज होने वाला है। तुम कंफर्टेबल हो जाओ कि एटलीस्ट हमें आइगन वैल्यू कुछ बड़ी चीज तो ही ना यार, रूट्स ही तो हैं, बट उनके एप्लीकेशन थोड़े बहुत देख लो। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं सारी नहीं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तुम कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हो तो उसकी आइगन वैल्यूज हमेशा रियल होती है। If you take any symmetric matrix, its eigenvalues will be always real. And if you take any skew symmetric matrix, then its eigenvalues will be purely imaginary. अब इन सब पर बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तुम पढ़ना आराम से ग्रेजुएशन में, है ना। अब हम स्विच करते हैं दूसरे पॉइंट पर, विच इज आइगन वेक्टर्स। अब हम आते हैं आइगन वेक्टर्स पे। एक्चुअली क्या है ना, जो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिसेस का यूज जो एप्लीकेशन है अलजेब्रा में तो है ही, मैट्रिक्स अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, बट उसका एक्चुअल यूज जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन में है। मैट्रिसेस आर यूज्ड एज वेक्टर्स। तो कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस की, अब हम वो सब कुछ कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो वेक्टर्स यहाँ पे टर्म यूज हो रही है, कंफ्यूज मत होना। तुम्हारी टर्मिनोलॉजी तुमने कवर की है 11th-12th में, तो जिसको तुम एक कॉलम मैट्रिक्स बोलते हो, राइट? कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? व्हाट इज अ कॉलम मैट्रिक्स? हाँ, जैसे केवल एक कॉलम होता है इसके पास, है ना, मल्टीपल रोज बट ओनली वन कॉलम, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3। सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। इस टाइप की मैट्रिक्स को कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। तुमने शायद कहीं असाइनमेंट में, बुकलेट में पढ़ा होगा ये वर्ड कॉलम वेक्टर। क्यों वेक्टर कहीं पढ़ा तुमने मैट्रिसेस में? कभी कोई वर्ड कहीं सुना तुमने? नहीं।
ऐसे अच्छा नहीं सर बालाजी में एक क्वेश्चन था तो मैं कंफ्यूज हो गया एक्चुअली जो वेक्टर्स को हाँ बोल रहा हाँ है। हाँ वेक्टर वहां पे कुछ बुक्स में कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा, तो कुछ और नहीं है। अब अगर मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ूं तो मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज लाइक I cap plus 2j cap plus 3k cap, I can assume in given terminology, अगर ऐसा दिया हुआ है कि हाँ भाई जो ऊपर वाली वैल्यू है वो I cap से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी j cap से 3, तो उस सेंस में सोचो कि बस भाई मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट। तो उस अरेंजमेंट को हम जैसा भी डिफाइन करना चाहें, इफ आई भाई वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स इज नथिंग बट अगर 3 डायमेंशन में जाओ तो I cap j cap k cap का एक अरेंजमेंट है, उसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये वेक्टर वर्ड यहां पे इसलिए आ रहा है। अब इसमें आइगन भी लगा हुआ है, तो जिस इक्वेशन को तुम अभी तक देख रहे थे, जिसको तुम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोल रहे हो, वो एक्चुअली जनरेट कुछ यहां से होती है। लेट्स से वी हैव अ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज मल्टीप्लाइड टू अ वेक्टर मैट्रिक्स, वेक्टर मैट्रिक्स चलो ठीक है, अ कॉलम मैट्रिक्स, सपोज an को मैंने मल्टीप्लाई किया विद x, लेकिन ये जो x है इट इज जस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब क्या, जैसे कि मान लो ये n बाय n की मैट्रिक्स है, यहाँ पे n बाय n की मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन रूल तुम्हें पता ही है, तो अगर मैं इससे कॉलम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? n into something. n क्रॉस 1, 1 तो है क्योंकि कॉलम है, तो n क्रॉस 1। Okay. So an into, let's call this matrix x या v बोल देते हैं, चलो v वेक्टर। कांस्टेंट मैट्रिक्स है ना? an is a constant matrix, yes। अब मैं बहुत ज्यादा तुम्हें थियरी नहीं बता सकता क्योंकि उसमें क्या है, मुझे पूरा तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन बताना पड़ेगा। अभी जैसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, वैसे इस बात को हालांकि काफी हद तक तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी। केवल ये चीज कि हमने स्टार्ट क्यों यहां से किया है वो एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। तो लुक एट दिस इक्वेशन कि हमने क्या किया, हमने एक मैट्रिक्स को एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, एक मैट्रिक्स को अगर मैं इस कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल आई गेट? रिजल्टिंग मैट्रिक्स कैसे मिलेगी भाई? वो भी तो n क्रॉस 1 ही मिलेगी। इट विल बी अगेन अ कॉलम मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस 1, करेक्ट? राइट हैंड साइड में ये जो लैम्डा लिखा हुआ है, लैम्डा इज अ स्केलर, लैम्डा इज अ स्केलर, ठीक है। सो यही इक्वेशन तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स है। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक्सप्लेन करूं तो यहां पे लिखा हुआ है कि व्हेन अ मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाइड टू अ कॉलम मैट्रिक्स, द रिजल्ट will be same column matrix multiplied by a scalar, multiplied by some scalar value, it can be 2 3 4 -1, कुछ भी हो सकता है। ये इस इक्वेशन का मतलब यही तो है। a into v equals to lambda v का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी मैट्रिक्स को किसी कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, लेकिन ये कोई रैंडम कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। ये ऐसी कॉलम मैट्रिक्स है कि मल्टीप्लाई होने के बाद यही कॉलम मैट्रिक्स वापस आती है। देखो यहाँ पे v ही लिखा हुआ है, बट मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि ये तो एग्जैक्टली सेम आ नहीं सकती, हो सकता है कि इसी केस में आ भी जाए, मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर लैम्डा। अगर मैं इन्हीं टर्म्स को रीअरेंज करूंगा, देखो मैं सभी टर्म्स को हाँ सेम भाई, साइड लेके लेफ्ट जाऊं में ले गए तो ये हो गया a n v सर माइनस कॉलम मैट्रिक्स को वेक्टर मैट्रिक्स को कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स को नहीं, कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स नहीं, कॉलम वेक्टर। अच्छा, ठीक है, a n माइनस लैम्डा i इंटू v इक्वल्स टू o। ये देखो आ गया ना वहीं पर, a माइनस लैम्डा i आ गया ना, है कि नहीं? तो इस इक्वेशन में जो लैम्डा है वो तुमको पहले से बताया, इट इज आइगन वैल्यू। और इसी इक्वेशन में ये जो v मैंने लिखा है ये उसी आइगन वैल्यू का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है। सो आइगन वेक्टर इज गोइंग टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स इन सिंपल वर्ड्स। बताओ यार, ये बात समझ में आ रही है? Yes. आइगन वेक्टर
इज गोइंग टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स। कैसी कॉलम मैट्रिक्स? एक ऐसी कॉलम मैट्रिक्स जब उसको अपनी गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, you will get the same column matrix multiplied by a scalar. अब क्वेश्चन ये है कि आइगन वेक्टर निकाला कैसे जाए, हाउ टू फाइंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर को फाइंड कैसे किया जाए। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, हमको लैम्डा फाइंड करना आता है, वी नो हाउ टू फाइंड लैम्डा, है कि नहीं? तो अगर हमको लैम्डा फाइंड करना आता है तो फिर इसी इक्वेशन में अगर उस लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो आई थिंक हम v के बारे में भी कुछ कमेंट, या v हो सकता है हमको हमको यूनिकली मिल जाए, या फिर हो सकता है कि v की कई पॉसिबल वैल्यूज, लेकिन जो भी है कि v के ऊपर कुछ तो कमेंट कर सकते हैं। और देखते हैं एक एग्जांपल से उसको समझने की कोशिश करते हैं। इस बार बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें जल्दी से काम हो जाए। फॉर एग्जांपल क्या लिए यार, बताओ, 1 2 3 4 लेना है, मतलब उसमें लैम्डा थोड़ा अच्छा निकलना चाहिए, लैम्डा अच्छा आना चाहिए भाई, जल्दी बताओ लैम्डा अच्छा कब आएगा? लैम्डा जो है ना, हाँ, हमें वो पहले a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, वो हम कैसे लाए थे? a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 तो मैंने बोला ही था ना कि वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। उसका हाँ। 0 होने का रीजन क्या होता है? इसको मैंने 0 क्यों किया है? ये जो तुम्हें आइगन वेक्टर दिखाई दे रहा है, एक्चुअली इसकी डिफरेंट वैल्यू पॉसिबल होंगी लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, है ना? सर वेक्टर मतलब वो ऐसा डॉट क्रॉस? कॉलम मैट्रिक्स, कोई डॉट क्रॉस नहीं हो रहा है, केवल ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसलिए मैं इसको वेक्टर बोल रहा हूँ। अभी एक वेक्टर से कोई डॉट क्रॉस कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर, चलो मैं वेक्टर बोलूंगा ही नहीं, दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, दिस इज जस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है? ये कॉलम मैट्रिक्स है। मैं एक मिनट प्रणव रुक जाओ, ठीक है? मैं तुम्हें इस एग्जांपल से वो चीज अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये 0 क्यों होती है, एक मिनट रुको, ठीक है? बट मुझे पहले ये अच्छी सी मैट्रिक्स सेलेक्ट करना है, उसके लैम्डा की वैल्यूज अच्छी हैं। 2 1 दे दीजिए ना, सिमेट्रिकल है। क्या लो 2 रियल तो 1 2 रियल 2 तो आ जाएगी। क्या आएगा अभी इसमें? लैम्डा स्क्वायर क्या आएगा बताओ? लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 1 माइनस 4 माइनस 3, हाँ ठीक है क्या? नहीं रियल, केवल रियल नहीं, अच्छी चाहिए यार, समझ रहे हो? तो आ रही है 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अरे जैसे इंटीजर ही आ रही है। इंटीजर आ रही है? हाँ हाँ, लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा, अच्छा माइनस 2 लैम्डा, हाँ ठीक है, आ रही है, सही बात है। फिर से 1 2 2 1 थी ना, हाँ ठीक है। हाँ भाई, तो मान लो ये मैट्रिक्स हमारी ए है, ये मैट्रिक्स ए है। अब हमने डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा ये सॉल्व किया, तो ये हो गया 1 माइनस लैम्डा 2 2 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, और इसको सॉल्व किया तो लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, अच्छा हाँ सही बात है, आएगा ही आएगा। सो लैम्डा इक्वल्स टू आ गया क्या 3, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लिख देते हैं यहाँ पर। एक आइगन वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है 3, और जो दूसरी आइगन वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी? क्या आ रही है? -2 + 1 -1। अब चलते हैं आइगन वेक्टर की तरफ और इसको देखते हैं। सो ये क्या लिखा हुआ है? a माइनस लैम्डा i केस 1 इफ लैम्डा 1 इक्वल्स टू 3। तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा तुम्हारा, इस बार ये मैट्रिक्स है a माइनस 3i है ना, a माइनस 3i, ये a है माइनस 3i, तो डायगोनल्स में ये 3, यही लैम्डा को 3 रख दो यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा? -2 2 2 -2 इंटू v। अब ये v मुझे नहीं पता, ये तो v मुझे निकालना है, सो लेट्स कॉल दिस v xy। केवल नाम के लिए वेक्टर अभी मैं बोल रहा हूं, उसको वेक्टर बोलने का रीजन अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, उसकी ज्योमेट्री भी जान नहीं सकता, तुम इसे बस एक कॉलम मैट्रिक्स समझो, ठीक है? ये x और y हमने अज्यूम कर लिया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, a minus lambda into v इक्वल टू 0, तो इसको o आई मीन 0 मैट्रिक्स। और अब अगर तुम इसको सॉल्व करो, ऑब्वियसली तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स मिलेगी, तो शुड बी 0, तो उसका मतलब सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो क्या मिल रहा है हमको? -2x + 2y इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन दूसरी बार मिलेगी, यानी 2x - 2y इक्वल टू 0, यानी
In simple words, we have x equal to y. We have x equals to y. बोलो यार, समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? Yes. So v is going to be alpha comma alpha, something similar to this. Acha, here we are avoiding any zero matrix itself, क्योंकि अगर इनिशियली सोचो कि यहाँ पर ये जीरो मैट्रिक्स हो गई होती, अगर v को मैंने जीरो मैट्रिक्स लिख दिया होता, तब तो a माइनस लैम्डा इन सबको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है. एनीथिंग इनटू जीरो मैट्रिक्स इज जीरो मैट्रिक्स. तो हम यहाँ पर इक्वेशन तब सॉल्व कर रहे हैं बट व्हेन v इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स. ठीक है, v जो है वो जीरो मैट्रिक्स नहीं है. और अब प्रणय तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर आएगा कि क्यों a माइनस लैम्डा a का डिटरमिनेंट जीरो किया जा रहा है. तो मेरी बात ध्यान समझना, इस इक्वेशन को वापस एक बार देखो और फिर से इस एग्जांपल पे आओ. अब तुम इस एग्जांपल पे आओ. जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, प्रणय सुन रहा है ना, तो हमको x और y में दो इक्वेशंस मिली कि नहीं मिली? जब भी हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वी विल ऑलवेज गेट, चाहे वो दो वेरिएबल्स हो x y, चाहे वो तीन वेरिएबल्स हो x y z, नंबर ऑफ इक्वेशंस उतनी मिलती जाएंगी. करेक्ट, मानते हो इस बात को? अच्छा, उस इक्वेशन में x की टर्म होगी, y की टर्म होगी, z की टर्म होगी, बट कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? बिकॉज जब तुम इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, सो एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाइड टू सम वेरिएबल, x y z से मल्टीप्लाई होगा ही होगा ना, तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगी. इसका मतलब इस ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इनका एक सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन तो होगा ही होगा, राइट? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. बट वी डू नॉट वांट दिस सोल्यूशन, वी डू नॉट वांट अ ट्रिवियल सोल्यूशन. हम नहीं चाहते हैं कि ट्रिवियल सोल्यूशन आए, यानी कि हम एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहते हैं. आई थिंक मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड, इफ वी वांट मोर देन वन सोल्यूशन, दैट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस वाले केस में क्या होता है, फिर जो कोएफिशिएंट्स वाला डिटरमिनेंट है, दैट शुड बी इक्वल टू 0. तो वहां से अब तुम्हें रीजन समझ में आया कि क्यों हम डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा a को 0 कर रहे हैं. अब बात समझ में आई? ठीक, ऑलराइट भाई. तो ये था तुम्हारा आइगन वेक्टर. अच्छा, आइगन वेक्टर, अब इस बात का मतलब क्या है? अगर मैं मान लो जैसे v1 बोल दूं इसको 1 1, ये चलेगा? दिस इज वन ऑफ इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स, वन ऑफ इनफाइनाइट कॉलम मैट्रिसेस व्हिच विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. किस इक्वेशन को? दैट av इक्वल्स टू लैम्डा v if the value of lambda is 3. है कि नहीं? तुम 1 1 रख के चेक करके देख लो, अगर तुम वेरीफाई करना चाहो. हालांकि वेरीफाई किया है, तुमने रिजल्ट वहीं से निकाला ही है, आंसर आएगा ही आएगा. ठीक है ना भाई? तो क्या सभी को आइगन वेक्टर समझ में आया? मैं भी तुम्हें एक और केस दिखाता हूँ. केस 2 भी हम लोग सॉल्व कर लें. केस 2 में जरा देखो क्या आता है. इफ लैम्डा इक्वल्स टू -1, देखो लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा 2 ले लो इसको, लैम्डा 2 इक्वल्स टू -1. इसको मैंने v1 बोल दिया है. ठीक है, और केस 2 में जरा देखते हैं क्या आने वाला है. क्या आएगा अभी केस 2 में, चलिए बताओ. कहाँ गया केस 2? क्या था? लैम्डा 2 इक्वल टू -1. तो -1 डाल दो उसमें. किसमें? लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे -1 डालो. क्या आ जाएगा? 1 + 1 हो जाएगा ना, 2 2 हो जाएगा ना. ये बिकम 2 2 2 2 x y इक्वल्स टू o. और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? x + y इक्वल टू 0. सो व्हाट इज v2? व्हाट इज दिस टाइम व्हाट इज दिस कॉलम मैट्रिक्स? क्या बनेगी? इट कैन बी एनीथिंग which satisfies x + y equal to 0. बीटा इज नॉट 0. बीटा को हम 0 नहीं रखते हैं. And you know, you can, अगर तुम इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म वी कैन राइट दिस एज -1, ऐसा लिख सकते हैं. बताओ यार, ये समझ में आ रहा है? सर आपने बीटा इज इक्वल टू 0 लिख दिया. बीटा नॉट इक्वल टू 0. हाँ, ये बात समझ में आ रही है क्या? अभी तुम्हें आइगन वेक्टर निकालने को बोला जाए, निकाल लोगे?
आइगन वेक्टर में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। देख लो समझ लो, कहीं पर भी किसी सिस्टम में डाउट हो पहले उसको क्लियर कर लो, क्योंकि अब हम इसके बाद जो करने जा रहे हैं वही चीज इंपॉर्टेंट है। तो उसके पहले तुम्हें आइगन वेक्टर निकालने तो आने चाहिए। सर जो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा था an डॉट v इक्वल टू लैम्डा v, ये हमने डिफाइन किया है क्या? ये हमने अज्यूम किया, यस, ये मैंने ऐसा अज्यूम किया है कि यस देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स v फॉर विच दिस इज ट्रू, और उसी इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हुए आए। ऐसा हमने अज्यूम किया, क्योंकि ऐसा अज्यूम करने से इस चीज का एटलीस्ट प्रूफ मिलता है कि a माइनस लैम्डा आई को हम जीरो करते क्यों। हालांकि अभी भी इस चीज का प्रूफ नहीं मिला है कि लैम्डा इक्वल्स टू a क्यों रखा जाता है, बट एटलीस्ट हम ये तो देख पा रहे हैं कि a माइनस लैम्डा आई जीरो हो रहा है, तो आइगन वैल्यू क्यों बोल रहे हैं, फिर उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, ये चीज तो क्लियर हो रही है। बताओ यार, इतना क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। हाँ सर। आइगन वेक्टर तो निकाल लोगे ना अब? हाँ सर। ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो तुम्हें थोड़ी देर के लिए बेयर करो, बताऊंगा अभी क्यों कर रहा हूँ। ये जो दो आइगन वेक्टर्स हमको मिले हैं, v1 मिला है और v2 मिला है, इनको क्लब करके मैं एक मैट्रिक्स बनाने जा रहा हूँ। जिसमें पहला कॉलम में रखूंगा इसको v1 को, यानी 1 1, और दूसरा कॉलम में रखूंगा इसको जो है -1 1। ये मैंने मैट्रिक्स क्यों बनाई है, इसका रीजन जो है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, चलेगा? जल्दी से मुझे P इनवर्स निकाल के बता दो क्या आ रहा है। व्हाट इज P इनवर्स? अरे आपने v1 v2 दोनों में 1 क्यों डाला? ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। मैं डालने को कुछ भी डाल सकता था, दोनों को 2 2 रख सकता था, 3 3 रख सकता था, बट कैलकुलेशन कम करने के लिए मैंने दोनों को 1 डाल दिया। हाँ, नॉन जीरो वैल्यूज तुम कुछ भी यहाँ पे ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। हाँ भाई, अब मुझे बताओ कि P इनवर्स क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। P इनवर्स क्या आ रहा है? इनवर्स निकालने की थोड़ी 2/2 है, 1 1 -1 1 और 1/2 से मल्टीप्लाई। 1/2 से मल्टीप्लाई तो होगा। हाँ है भाई प्रणय, ये सही है क्या? हाँ सही है, ठीक है, ओके। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? मैंने एक मैट्रिक्स बनाई जिसमें पहला कॉलम पहला आइगन वेक्टर था और दूसरा कॉलम दूसरा आइगन वेक्टर था, और फिर मैंने उसका इनवर्स निकाल दिया। ना बस एक स्टेप और, जरा P इनवर्स इनटू A इनटू P निकाल के बताओ मुझे क्या हुआ, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मतलब हम ये निकालना चाहते हैं 1/2 1 1 -1 1, और A मैंने क्या लिया था, A हमने स्टार्टिंग क्या लिया था भाई, 1 2 2 1 1 2 2 1। तीन मैट्रिसेस को इनको मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हुए तुम्हें पता ही है कि ऑर्डर पर ध्यान रखना होगा। मल्टीप्लाई तो हम किसी को भी पहले कर सकते हैं, बट फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट सेकंड पहले मल्टीप्लाई करो फिर सेकंड थर्ड। सो टेल मी फास्ट, क्या आने वाला है P इनवर्स को A से और उसको फिर P से मल्टीप्लाई करने के बाद? जल्दी बताओ। Come on. 2/2 का मल्टीप्लिकेशन है, जल्दी करो। 3 0 0 -1 3 0 0 0 -1 -1। सर हाफ नहीं है, -1 ना? हाफ वो अच्छा, बाहर हाफ हटा दिया। अच्छा, और ये एक स्पेशल मैट्रिक्स है, क्या नाम है इसका?
इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। Diagonal. इसको मैं डी बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इफ P इनवर्स AP इज D, व्हाट इज A? अगर P इनवर्स इंटू A इंटू P D है तो फिर A क्या होगा? भाई अपना P से प्री मल्टीप्लाई किया तो P इंटू D हो जाएगा, P इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया तो P इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं? और ये जो हमने किया है इसको बोलते हैं डायगोनलाइजेशन। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर दिया। दिस इज कॉल्ड डायगोनलाइजेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हालांकि ये जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, बट अगर ऐसा हो गया, अगर ये एक चीज हो गई, तो अब सपोज क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ मैट्रिक्स ए इज 1 2 2 1, find a to the power 10. Though we have a 2 by 2 matrix, तो तुम्हें लग रहा होगा कि हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना इजी भी नहीं होगा, है ना। करोगे तो करते रह जाओगे। बट अभी देखो, ऊपर देखो मैंने क्या लिखा है, a equals to p into d into p इनवर्स। इस तरीके के डायगोनलाइजेशन से फायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? देखो सर वो डायगोनल हमेशा रहेगा, हमेशा वो डी के पावर में यहाँ पे तुम्हें हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। और डायगोनल मैट्रिक्स का एडवांटेज क्या है वो तुम देखो, लेट A इक्वल्स टू P इंटू D इंटू P इनवर्स, सो व्हाट विल बी A पावर n। अच्छा, इसके सिमिलर, हालांकि ना ही आइगन वेक्टर हमारे सिलेबस में है और ना ही हमारे डायगोनलाइजेशन हमारे सिलेबस में है, ये सेकंड थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में तुम पढ़ोगे, मैट्रिसेस का अगर कोर्स आया तो तुम ये पढ़ोगे वहां पे बीटेक में। बट ये चीज तुम्हें कम से कम 2 या 3 बार दिखाई देगी एडवांस में। वो तुम्हें आइगन वेक्टर निकालने को नहीं बोलते हैं, लेकिन तुमने अगर ध्यान दिया हो तो ये टर्म तुम्हें कई क्वेश्चंस में दिखाई देगी। ए बी ए ट्रांसपोज, ए बी ए इनवर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस, जहां पर हालांकि वहां पे उन क्वेश्चंस में काम बड़ा इजी था, ऐसा ही कुछ निकालना था ए पावर एन, और ए पावर एन निकालने के लिए तुम्हें पता ही है कि इस चीज को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, और n टाइम्स मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, जो जितने भी p इनवर्स p है वो i बनते जाएंगे, वो सब i होते जाएंगे। सो a पावर n इज नथिंग बट p into d पावर n into p इनवर्स, करेक्ट। और किसी मैट्रिक्स का पावर n निकालना मुश्किल है, बट अगर हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसका nth पावर बहुत सिंपल है, बिकॉज इट इज नाउ p हमको पता है, p इज व्हाट, p इज अ मैट्रिक्स फॉर्म बाय आइगन वेक्टर्स of matrix A for corresponding eigenvalues 1 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1. What is d power n? देखो d यहां पर क्या है, d ये आया था 3 0 0 minus 1, तो क्या होता है d पावर n करने पर, तो बताइए उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है उनकी पावर रेज हो जाती है। अभी मैं n लिख देता हूँ, 3 पावर n 0 0 minus 1 पावर n, और p इनवर्स निकाल चुके थे भाई 1/2 वाला, 1/2 क्या आया था, 1 minus 1 1 1 1 minus 1 1 और एक हाफ। तो इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई अगर तुम करोगे देन यू कैन फाइंड एनी पावर ऑफ ए। अब चाहे ए पावर 10 पूछा जाए या ए पावर 100 पूछा जाए, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। हालांकि है तो बढ़िया, है तो अच्छी चीज, किसी भी पावर को अब तुम एक ही निकाल सकते हो। उसको निकालने के लिए तुम्हें केवल 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। 2/2 में काम आराम से हो गया। अभी मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ 3/3 का, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस 3/3 के आते हैं। तो ये पर्पस है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स बताने का। अदरवाइज आइगन वेक्टर्स पर कोई क्वेश्चन, आइगन वैल्यू पे कोई क्वेश्चन एडवांस में नहीं आएगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर कभी तुम्हें किसी मैट्रिक्स की बहुत बड़ी पावर निकालनी पड़े, तुम्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो एक बार तुम इसके बारे में सोच सकते हो। ठीक है, इसको हम एक बार फिर से रिवाइज करें। मैट्रिक्स भी आता है। मैंने P को फॉर्म किया था यूजिंग दीज 2 आइगन वेक्टर्स। फर्स्ट कॉलम में पहला आइगन वेक्टर और सेकंड कॉलम में दूसरा आइगन वेक्टर।
लिए तो निकालना यहाँ पर पड़ेगा कुछ ना, रूल, हाँ और उसके लिए अलग आइगन होगा ना वेक्टर वेक्टर। आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा भाई। अगर तुम सारे स्टेप्स देखो, यहाँ पे क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले हमको आइगन वैल्यूज निकालनी पड़ी, फिर हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना पड़ा, आइगन वेक्टर निकाल लिया। एक बार हमने दोनों काम कर लिया तो एक मैट्रिक्स हमने फॉर्म की उन आइगन वेक्टर्स की हेल्प से और उसका इनवर्स निकाल लिया, और फिर P इनवर्स इंटू AP करके हमेशा तुम्हें एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी। इसका रीजन भी तुम एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब अब इतने डिस्कशन के बाद तुम ये सोच के मुझे बता सकते हो कि मैं कैसे कह रहा हूं कि मल्टीप्लिकेशन के बाद हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही मिलेगी। एनीवन, क्यों P इनवर्स इंटू A इंटू P? P एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें आइगन वेक्टर्स हैं। अच्छा, ये भी चीज ध्यान से देखना कि यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं, ये तुम्हें इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तुम अगर देखो तो ये जो दो वैल्यूज यहाँ पे आई हैं डायगोनल में, वो क्या है? वो वही आइगन वैल्यूज हैं। देख रहे हो 3 और -1, देखो ना जो आइगन वैल्यूज यहाँ पे आई थी, λ1 = 3 एंड λ2 = -1। तो तुम्हारा ये स्टेप अगर तुम्हें लग रहा है कि तो लेंथी हो रहा है, हम 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई, एवरी टाइम दिस विल हैपन। इफ यू विल चूज आइगन वेक्टर्स as columns in this matrix, the corresponding values in diagonals will be corresponding eigen values। पहले वेक्टर के लिए, पहले कॉलम के लिए पहली आइगन वैल्यू, दूसरे कॉलम के लिए दूसरी आइगन वैल्यू, ये आएगी। बट क्या रीजन है कि बाकी सारी एंट्रीज 0 हो जा रही है? क्या क्या रीजन क्या है? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों भाई? एनीवन कोई बताना चाहेगा? खैर, सोचना इसके बारे में, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना। ये जो क्वेश्चन था अभी देखो a⁻10 वाला, वो अब तुम बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। चलो यही काम हम करते हैं एक 3x3 मैट्रिक्स पे करते हैं, ठीक है? और इसको तुम्हें जहां भी डाउट है मुझसे पूछ लेना, अपने आप इसको ट्राई करो। मैट्रिक्स लेकिन हमको थोड़ी सी ठीक ठाक चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा जाए कि मैट्रिक्स A है हमारे पास 3 1 1 1 3 1 एंड स्टार्टिंग में ली थी क्या, -1 1 1, यस, ठीक है? यही मैट्रिक्स मैं वापस ले रहा हूँ क्योंकि तुम्हें इसकी वापस तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़े। तो क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड a⁻8। डायगोनलाइजेशन यूज करो और देखो कितनी जल्दी आंसर निकलता है। एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर ले, इससे पहले तुम इस क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या हर मैट्रिक्स क्या मतलब इस प्रोसेस को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो क्या हमेशा ये प्रोसीजर काम करेगा, या कभी हमको डिफिकल्टी आ सकती है, कभी हम कहीं पे स्टक हो सकते हैं, हो सकता है कि ये डायगोनलाइज ना हो पाए? यानी इन शॉर्ट में पूछ रहा हूँ कि क्या हर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनलाइज हो सकती है, या फिर हमें कभी प्रॉब्लम आ सकती है? सोच के बताओ। P सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ तो यस, अगर हमारा P, क्योंकि देखो P के बाद इमीडिएटली हमने P इनवर्स निकाला, बट व्हाट इफ P इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट? अगर P इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर डायगोनलाइज नहीं हो पाएगा। अब मुझे बताओ कि P इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा या कब नहीं करेगा? इट डिपेंड्स ऑन P। अगर P सिंगुलर है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जरा सोच के बताओ कि P सिंगुलर कब होगा? P में तुम देख सकते हो कि ये दोनों जो एंट्रीज गई हैं वो दोनों आइगन वेक्टर्स हैं। इन व्हाट सिनेरियोज, इन व्हाट केसेस P will be singular, P inverse will not exist? सोच के बताओ किन केसेस में ऐसा होगा? डायगोनल मैट्रिक्स में नहीं होगा। हाँ, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो A था वो जो डायगोनल मैट्रिक्स है तब। अच्छा, एक खुद अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर हम उसको डायगोनलाइज क्यों करेंगे? उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक है और वो ये है कि कोई मैट्रिक्स, टेक एनी मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जैसे एग्जांपल 2x2 की है, ये मैट्रिक्स सिंगुलर कब हो जाएगी? अंडर व्हाट कंडीशंस दिस मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर? यस, जब इनके आइगन वेक्टर्स या तो सेम हो या फिर सेम रेशियो में हो,
या मैथमेटिकल टर्म बोलूं तो वो डिपेंडेंट हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे केवल 2 की बात कर रहे हैं, मान लो 3 आइगन वेक्टर्स होते, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट याद है ना, कि अगर 2 कॉलम्स का यूज करके अगर तीसरा कॉलम बन जाता है, 3 कॉलम्स का यूज करके चौथा कॉलम बन जाता है, तो ये डिपेंडेंसी है। इस केस में डिटरमिनेंट वैल्यू हमेशा 0 आती है। इसका मतलब जो 2 आइगन वेक्टर्स, हम कोई भी 2 कॉलम्स जो रखेंगे वो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये पॉइंट मैं लिख दे रहा हूं कि ईच आइगन वेक्टर मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो ये चीज अगर होगी तो डायगोनलाइज हो जाएगा, नहीं हुई तो डायगोनलाइज नहीं कर पाओगे। सर इसके हाँ। अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकता क्या? और कि जब जिसकी वजह से डायगोनलाइज ना हो पाए? हाँ मतलब P सिंगुलर हो जाए। P के सिंगुलर होने का रीजन एक्चुअली तुम रो की टर्म्स में सोच रहे होगे, बट रो की वजह से अगर कोई डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो कॉलम में भी ट्रांसफॉर्म करके उसको 0 किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि दिस कवर्स एवरीथिंग। इफ आइगन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, तुम उसका रिवर्स सोचो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आइगन वेक्टर्स यानी कि सारे के सारे कॉलम्स इंडिपेंडेंट है किसी डिटरमिनेंट के, तो वो फिर डिटरमिनेंट 0 नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? जरा सोचोगे, 3 वेक्टर्स हैं विच आर इंडिपेंडेंट, 3 वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट, क्या मतलब होता है इसका? या मान लो 2 वेक्टर्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, इसका तो क्या मतलब होता है? मतलब उन वन वेक्टर तीसरे कैन नॉट को, बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर, मतलब वो कोलिनियर हाँ नहीं। 3 वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? कोप्लेनार नहीं है। कोप्लेनर नहीं। तो अगर वो कोप्लेनर नहीं है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 नहीं है ना। अब तुम हाँ उन वेक्टर्स के जो एंट्रीज हैं उनको तुम रो वाइज लिखो या कॉलम वाइज लिखो, वो डिटरमिनेंट कभी 0 नहीं आ सकता है। सो दैट इज व्हाई अगर अगर वो कॉलम से 0 नहीं हो पा रहा है तो रो से भी 0 नहीं हो पाएगा। ये कंफर्म है, ठीक है ना? हाँ सर। मैं फिर उसका कॉन्वर्स बोल रहा हूं, अगर किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है, मान लो कोई 3/3 का डिटरमिनेंट 0 है, 1 2 3 कुछ कुछ कुछ, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो अगर तुम इन तीनों को अलग अलग लिख लो, वेक्टर फॉर्म लिख लो, IJK की फॉर्म लिख लो, अगर ये 0 आ रहा है तो वो 3 वेक्टर्स डेफिनेटली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट। इक्वल टू डिपेंडेंट, यानी 2 कॉलम्स की हेल्प से तीसरा कॉलम लिखा जा सकता है, ठीक है ना? हाँ सर। चलो भाई, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल ही चुके थे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके हम निकाल चुके थे ना, क्या ही थी कैरेक्टरिस्टिक इसमें इक्वेशन? थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 था। थर्ड रो थर्ड रो सेकंड कॉलम -1 था। अच्छा -1 था, चेंज कर लो भाई, सेम रखो फिर, इसको -1 ही रखो, ठीक है। हाँ तो लैम्डा -2 होल स्क्वायर इंटू लैम्डा -3 आया था ना, इक्वल टू 0। मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे। और इसका मतलब है, रिमेंबर स्क्वायर का मतलब है रिपीटेड रूट्स, वी कैन नॉट लीव, हम कोई आइगन वैल्यू छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी है, एक आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, लैम्डा 1 is 2, लैम्डा 2 is 2 एंड लैम्डा 3 is 3। सर हाँ भाई, हाँ बताओ। ये जिसमें से इंडिपेंडेंट नहीं है, जिसका डायगोनलाइजेशन नहीं हो सकता, उसकी पावर 10 कैसे निकालेंगे? फिर मल्टीप्लाई करो और क्या करोगे? अगर नहीं है तो फिर वही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और अगर कुछ और उसमें होता हो तो भाई मैं देखूंगा, मुझे एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन तक तो ऐसा कुछ नहीं था। केवल अगर डायगोनलाइजेबल है तो आप उसकी पावर निकाल सकते हो इजीली, अगर नहीं है तो फिर तो मेहनत करो, और क्या करोगे, मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ पे आगे बढ़ो। यहाँ पर भी एक अच्छी बात यह है कि एक टाइप का, एक यूनिक टाइप का एग्जांपल आ गया, जहां पर आइगन वैल्यूज आ रही हैं बट रिपीटेड है ना? क्योंकि अगर आइगन वैल्यू डिफरेंट आएगी तो हमें कभी भी ये प्रॉब्लम आएगी नहीं, मतलब वो डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम आएगी नहीं, हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा ही रहेगा। बट इस केस में देखो कि 2 आइगन वैल्यू सेम है। अब अगर 2 आइगन वैल्यू सेम है
और हमने आइगन वेक्टर सेम रख दिए, तब तो ये डायगोनलाइज हो ही नहीं पाएगा। इस केस में क्या करना है, जरा 2 रखकर मुझे बताओ कि क्या रिलेशन आता है, आइगन वेक्टर वाला रिलेशन क्या आता है। 2 यहाँ पे रखते हैं, -2 करते हैं, क्या बनेगी भाई, क्या बन रहा है वो मैट्रिक्स, हाँ ये बनेगा 2 नंबर, बताओ भाई। x + y + z = 0। x + y + z 0 आ रहा है, नहीं यहाँ पे क्या बन गया, 3 - 2 मतलब ये 1 1 1 हो गया, फिर ये क्या हो गया, ये भी 1 1 1 हो गया, और ये हो गया -1 -1 -1। अच्छा दिस इनटू, अब देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमको अज्यूम करने पड़ेंगे, इक्वल टू 0, एंड दिस इज फॉर बोथ। ये जो केस, हम पहला केस लिख तो रहे हैं, बट केस 1 में दोनों के लिए बात हो रही है। तो यहां से हमको मिलता है x + y + z = 0, यानी कि कोई भी इस तरह का कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि अल्फा रख लिया मैंने, इसको मान लो, एक को मैंने मान लो अल्फा रख लिया, तुम्हारी चॉइस है, तुम किसी भी हिसाब से चल सकते हो। दूसरे को तुमने इसको भी अल्फा रख लिया, इसको -2 अल्फा रख लिया मान लो, है ना। तो इस टाइप का कोई भी कॉलम वेक्टर चलेगा, अल्फा शुड नॉट बी 0, अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसके अलावा और कोई चॉइस भी हो सकती है, या तो मैं ये रख सकता हूं, क्या इसके अलावा भी कोई चॉइस हो सकती है, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई चॉइस नहीं हो सकती तो फिर तो हम आ गए हैं उस एग्जांपल में, उस जगह पे जहां पर डायगोनलाइज नहीं हो पाएगा। अगर हम 2 वेक्टर्स लेंगे दोनों आइगन वैल्यूज के लिए जो कि डिपेंडेंट होंगे, तो आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। सो कैन यू थिंक ऑफ another method, another column matrix, alpha 2 minus alpha alpha minus 3 0 alpha 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 2 alpha minus 3 alpha alpha 2 alpha minus 3 alpha, okay, alpha 2 alpha minus 3 alpha, बताओ भाई सही बोल रहा है वो, थोड़ा थोड़ा सा उसको, और तुमने गलत नहीं बोला, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट अगर मैंने मान लो यहाँ पे रख दिया अल्फा -अल्फा 0 तो भी चलेगा। हाँ सर, मैं यही कह रहा था। ये भी तो सही है ना। मतलब मैं चाहता हूं कि ऐसे एग्जांपल्स लिए जाएं जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम रहे। तुम्हारी जो तो आंसर था वो भी सही था, तुम वो भी कर सकते हो, ये भी, लेकिन ये भी चलेगा ना। मैं और ले लूं, मान लो जैसे -अल्फा 0 अल्फा, तो ये सारे डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है यार, ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट रहेंगे ना। मैंने ले लिया एक और, मान लो ऐसा कुछ -अल्फा अल्फा 0, तो इसका मतलब डायगोनलाइजेशन नहीं हो सकता। सॉरी ये तो सेम हो गया, क्या करो डायगोनलाइजेशन, नहीं डायगोनलाइजेशन हो क्या? सकता है, इसका मतलब है ना, if I can choose one column vector for this eigenvalue and one column vector for this eigenvalue in such a manner that these two are independent of each other, दोनों डिपेंडेंट ना हो, यानी कि उस मैट्रिक्स P का अभी भी इनवर्स निकल के आता हो, तो चलेगा ना हमारा, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक, जो हमारी पहली आइगन वैल्यू है, जो फर्स्ट आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 के लिए मान लो मैंने v1 अज्यूम कर लिया, मान लो अल्फा को -1 डाल दो, -1 1 0 डाल दिया मैंने, एंड λ2 जो है, λ2 = 2, उसके लिए मैंने एक v2 ले लिया, ठीक है ना। v2 मान लो मैंने इस एग्जांपल में अल्फा को 1 डाल दिया, -1 0 1, तो मेरे पास क्लियरली -i कैप + j कैप -i कैप + k कैप, दो ऐसे वेक्टर्स हैं जो डेफिनेटली इंडिपेंडेंट है। वो उसमें वो पार्ट है ही नहीं उसमें ना, तो इंडिपेंडेंट आ रहा है ना। अगर हम ये काम नहीं कर पाते, मेरी बात समझ में, अगर हम ये काम नहीं कर पाते तो फिर ये डायगोनलाइज नहीं हो पाता, बट हम ये काम कर पा रहे हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा v3 निकालो भाई, ये तो केस 1 था, केस 2 के लिए फाइंड करो। व्हाट अबाउट केस 2, केस 2 के लिए बताओ। केस 2 मतलब λ3 की वैल्यू क्या है, 3, तो जरा λ3 = 3 के लिए सॉल्व करो, क्या आ रहा है x = y = -z x = y
इक्वल्स टू माइनस जेड। हाँ देखो ये ठीक है, एक मिनट भाई, लैम्डा क्या आएगा, 0 हो जाएगा पहला, 1 माइनस 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, तो सही किया होगा। क्या आ रहा है जल्दी बताओ, रिलेशन क्या आ रहा है, x इक्वल टू y इक्वल टू x इक्वल टू क्या बोला तुमने, y x इक्वल टू y इक्वल टू माइनस z, ये क्यों है, सबको ये आ रहा है, सभी लोगों को ये आ रहा है क्या? अगर सभी लोगों को ये आ रहा है तो मैं v3 क्या अज्यूम कर सकता हूँ, आ रहा है ना ये, तो v3 क्या अज्यूम किया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, है कि नहीं? अब ऐसे एग्जाम्पल में तुम जरा सोचो, अगर तुम्हें x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस जेड ऊपर मिल गया होता, मान लो, है ना, x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस जेड मिल गया होता, क्या अब तुम दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लिख सकते हो? अगर तुम्हें x इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस जेड मिल गया, तो क्या तुम अब दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, है ना? उस केस में फिर डायगोनलाइजेशन नहीं हो पाता। आंसर टू योर क्वेश्चन, अगर तुम्हें लग रहा होगा कि कब कब नहीं हो पाता, ये तो हो गया पहले केस में, तो ये हो गया बिकॉज हमारे पास बड़ी अच्छी इक्वेशन आई, तीनों अच्छी इक्वेशन क्यों आई, बिकॉज ये तीनों रोज जो हैं उनसे सेम आंसर निकल गया। बट यहाँ पर तुम देख सकते हो कि यहाँ पर दो अलग अलग थी, इसलिए एक्स वाई जेड रिलेट हो गए, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस जेड आ गया, अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ मैट्रिक्स पी क्या बन रही है भाई, व्हाट इज मैट्रिक्स पी, v1 v2 v3 को डाल दो, बनाओ जरा मैट्रिक्स पी। मैट्रिक्स पी क्या बन रही है, -1 1 0 -1 1 0, और मैंने क्या लिया है -1 0 1। तो अलाउंग रो भी लगा सकते हो ना? नहीं, मतलब लगा लो ठीक है, रो करोगे तो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा जरा सोचना पड़ेगा, लेकिन क्यों कर रहे हो जब इसीलिए तो उसका नाम कॉलम वेक्टर है ना, कॉलम वाइज रखो। तो P इज दिस, वो एक्चुअली P और P इनवर्स को फिर स्विच करना पड़ेगा। P इनवर्स क्या आएगा, जल्दी फाइंड करो, फाइंड P इनवर्स, फाइंड P इनवर्स। अगर P ये है तो P इनवर्स क्या है? क्या रवि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है? इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? -1 माइनस -1 -1 बोल रहे हो ना? हाँ -1 ठीक है, तो अगर ये -1 है तो ये आ जाएगा 0 1, तो ये हो गया -1, दूसरा हो जाएगा 1 का माइनस ऑलरेडी हुआ था, माइनस ऑलरेडी हो गया, नहीं एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, अच्छा हाँ ये इधर स्विच हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू इधर पहुंच गई, दिस इज 1, और ये इस 1 के लिए क्या आएगा 0, ठीक है, इसके लिए क्या आएगा दिस इज 1 -1, ये वैल्यू इधर वाली है 0, तो ये 1 हो रहा है, माइनस बाहर हो गया, -1 2 हो जाएगा ये, करेक्ट, ये एंट्री उधर वाली है 1 का हो जाएगा -1 -1, देखो सही चेक करो, P इनवर्स ये आ रहा है, बिकॉज इफ दिस इज करेक्ट देन P इनवर्स इंटू A इंटू P करने पर हमको एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, और जैसा मैंने तुमको बताया था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स मिलेगी, अब तुम्हें इन तीनों को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसमें जो एंट्रीज होंगी वो करस्पॉन्डिंग वेक्टर के लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू होगी, मतलब यहाँ पे आएगा 2 0 0, यहाँ पे आएगा 0 2 0, and this is going to be 0 0 3, and so इसको हम D बोल दें अगर A equals to
P into D into P inverse, and this implies हमें क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, a power 8. So जो a power 8 है वो हो गया P into D power 8 into P inverse. So a power 8 is, हाँ अब तो 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 -1 -1 1 0 -1 0 1 1 into D power 8 2 power 8 0 0 0 2 power 8 0 0 0 3 power 8 and into P inverse. P inverse सही है भाई, चेक कर लेना एक बार, सबका आ रहा है सेम, -1 0 -1 1 1 2 और -1 -1 -1. तो इन 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने से हमको a पावर 8 मिल सकता है. मल्टीप्लिकेशन भी मतलब पहला मल्टीप्लिकेशन तो बुरा नहीं होगा एटलीस्ट, या इसको मल्टीप्लाई कर लो अभी, क्योंकि एक तो उसमें डायगोनली है ना, क्यों भाई, पहला मल्टीप्लिकेशन तो बुरा नहीं होना चाहिए. चलो इसमें 2 0 हैं तो उसको बाद में करते हैं, फाइनल आंसर निकालते हैं क्या आ रहा है. क्या आएगा यहाँ पर, -2 पावर 8 है ना, देन अगला क्या आएगा 0, तो उसका अगला क्या आएगा -2 पावर 8, फिर नेक्स्ट दिस रो इनटू कॉलम 2 पावर 8 2 पावर 8 एंड अभी 2 पावर 9, फिर ये क्या हो गया -3 पावर 8 -3 पावर 8 एंड -3 पावर 8. ओके बड़ी मेहनत हो रही है भैया, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसे ही था यार, a पावर 8 कोई 3/3 का. बताओ क्या आएगा पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, 3 पावर 8 कैंसिल हो गया ना, 2 पावर 8. सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, 3 पावर 8 -2 पावर 8, और फिर थर्ड एलिमेंट भी सेम ही आएगा. थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, 2 के बाद 9 है यार. 2 into 2 पावर 8 हुआ था ना वो, हाँ कहीं पर 2 into 2 पावर 8 हुआ था. तो 3 पावर 8 -2 पावर 8 तो यहाँ पे आ गया. यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 पावर 8 प्लस 3 पावर 8 -2 into 2 पावर 9 2 into 2 पावर 8, तो यहाँ भी आ रहा है 3 पावर 8 -2 पावर 8 सॉल्व करने के बाद. फिर यहाँ पे भी आएगा 3 पावर 8 -2 पावर 8. नेक्स्ट क्या आएगा, दिस इनटू दिस, कितना आ गया 3 पावर 8. नेक्स्ट फिर आ जाएगा 3 पावर 8 -2 पावर 8 सेम, देन 2 पावर 8 -3 पावर 8, देन सेम, और उसके बाद 2 पावर 9 -3 पावर 8. तो ये रहा भाई हमारा a पावर 8. आई मीन जितना लंबा a पावर 8 है उतना ही लंबा a पावर 16 होगा, उतना ही लंबा a पावर 100 होगा, उतना ही लंबा a पावर n होगा. तुम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो बेसिकली, है ना. तो दिस इज डायगोनलाइजेशन, और उसके साथ साथ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर भी कवर हो गए, है ना, नॉट बैड. अब ये समझ लो कि मैट्रिसेस में मतलब जितना पढ़ना था तुम पढ़ ही चुके थे, इसके आगे तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा. तो वो तुम्हें जो वो बिल्कुल बैडास क्वेश्चन जो फिटजी वाले होते हैं जो पूछ लेते हैं वो अपने AIOT में, कभी कभी अगर ऐसा कुछ आ गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है. हालांकि मैं बता दूंगा अभी तुम्हें रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पर्पस क्या है, वही चीज जो क्रेमर्स रूल की हेल्प से सॉल्व की जाती है. रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने का रीजन ये होता है कि उससे पता चलता है कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस कितने हैं. ठीक है,
तो वो चीज क्रेमर्स रूल से करना बेटर है, रैंक से उसको करने का मतलब नहीं है। फिर रैंक के जो दूसरे एप्लीकेशंस हैं वो तुम्हारे सिलेबस से बिल्कुल ही बाहर है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए रैंक मेरे ख्याल से अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, कुछ है नहीं उसमें वैसे। एक एक्लॉन फॉर्म होता है, उसमें लिखने के बाद जितनी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज होती हैं, जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स होते हैं, उसी को रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे वो जो रो ट्रांसफॉर्मेशन तुमने पढ़ा होगा, चलो बताइए तो यार, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है 1 1 1, दिस इज 1 2 3, दिस इज 3, एक मिनट, दिस इज 3 and 5 and 7, मान लो, ठीक है। ये मैट्रिक्स ए है और तुमसे पूछा जाए कि इसकी रैंक क्या है, व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो नाउ यू कैन अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बता कि रो ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमिनेंट्स में एप्लीकेबल होता है, मैट्रिसेस में नहीं। बट मैं ये कह रहा हूँ कि तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई इस तरीके से करो कि ये जो मेन डायगोनल है हमारा, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाए। यानी एक तरीके से तुम इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, एक जो तुमने सेलेक्ट किया है उसी को कंटिन्यू करना है, ऐसा नहीं कि रो के बीच में कॉलम कर लिया, कॉलम के बीच में रो कर लिया। तो ये मैट्रिक्स डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, बट रैंक का डायरेक्टली उस मैट्रिक्स से मतलब होगा। तो जरा करो भाई, ध्यान रहे कि इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना जरूरी है, और ये 0 हमेशा बनेंगे। कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? आई कैन क्लेम कि अगर मैं उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूं, व्हाट इज रो ट्रांसफॉर्मेशन, याद है ना? रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या अलाउड था? स्विचिंग अलाउड थी, वी कैन स्विच टू रोज, और क्या अलाउड था? नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट कैन बी मल्टीप्लाइड, और अरे पढ़ा था ना रो ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स फाइंड करने में, वही रो ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या था? एडिंग multiple of elements of one row to elements of other। तो ये जो 2-3 चीजें हैं वो तुम कर सकते हो, है ना? बताओ भाई कैसे 0 बनाओगे? सबसे पहले किसको टारगेट करना चाहिए हमको? इसका भी मैंने एक इनवर्स निकालने का जो मेथड बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन का भी एक ऑर्डर बताया था के पास जाओ, और इसको 0 बनाने के लिए डायगोनल में जो एलिमेंट है मेन डायगोनल में उसका यूज करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बोर्ड्स में आता है ना कि यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन में लोग फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। मतलब जो क्वेश्चन 5 स्टेप में हो रहा होगा उसको 15 स्टेप में करते हैं। ये 0 बना दिया तो वो नॉन जीरो हो गया, ये 0 बनाया तो वो नॉन जीरो हो गया। तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स में बताए थे कि अगर तुम्हें 1 और 3 को 0 बनाना है तो उसके लिए 1 और 3 को आपस में यूज मत करो, तो उसमें डायगोनल एंट्री का यूज करो। और कहीं भी अगर 0 हो तो रोज को स्विच, मतलब अगर कहीं भी किसी डायगोनल एलिमेंट, कोई डायगोनल एलिमेंट में 0 दिख रहा हो तो तुरंत रोज को स्विच कर दो, जिससे उस एटलीस्ट एक नॉन जीरो वैल्यू आ जाए। क्योंकि अगर मुझे इसको अपर ट्रायंगुलर, तो डायगोनल एलिमेंट्स में 0 हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर 0, जरा बताओ क्या होगा यार? अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, सबसे पहला क्या काम करोगे बताओ? इसको इक्वल टू नहीं लिखेंगे, दिस मैट्रिक्स इज नॉट सेम। सेकंड रो में से फर्स्ट रो को सेपरेट कर दिया, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये मैंने क्या किया? R2 माइनस R1 कर दिया, R2 को, और इसी टाइम पे मैंने R3 को कर दिया R3 माइनस 3R1। तो इससे क्या फायदा होगा? ये भी 0 बन गया, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 3 2 बन गया, 7 माइनस 3 4 बन गया। ठीक है, ये रहा। अब मुझे टारगेट करना है इस 2 को। इस 2 को अगर मुझे टारगेट करना है तो क्या करना चाहिए? दिस टाइम यूज द डायगोनल एलिमेंट, दिस एलिमेंट है ना। हाँ, तो R3 को हम क्या लिख सकते हैं? R3 माइनस 2R2।
तो देखो ये हो गया 1 1 1 0 1 2। अब देखो मैंने क्यों इन दोनों को पहले 0 बना दिया, क्योंकि अब तुम जब रोज को सबट्रैक्ट करोगे तो ये 0 चेंज नहीं होगा, 0 0 रहेगा। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। काफी बड़ा लैग हुआ पर समझ गया। लैग हो गया? अच्छा मैं नेटवर्क गया क्या? आवाज आ रही है सबको? सर बीच बीच में जा रहा है। जा रही है क्या? बता देना जब जाती है तो मैं देखता हूँ करेक्शन। फिलहाल ये हो गया ना, ये अपने ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया ना, ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया ना। बस अब यहाँ पर रुक जाओ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर ऐसी कितनी रोज हैं, क्योंकि हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया, नंबर ऑफ रोज having at least one non-zero element. कितने? 2. So rank of this matrix is 2. इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है। रैंक डिफाइन करने का फायदा क्या है? अब मुझे बताओ कि रो ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड कहां पे होता है? डिटरमिनेंट में। सपोज मैंने तुम्हें ये इक्वेशन दी होती, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, x plus y plus z equal to something 4 है, x plus 2y plus 3z equal to 5 है, और 3x plus 5y equal plus 7z equals to 9 है। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, मैं पूछता कि भाई बताओ इस इक्वेशन में क्या है, कितने सॉल्यूशंस हैं, या फिर यूनिक है, इनफाइनाइट है, नो है, क्या है? तो सबसे पहला फोकस हमारा कहाँ जाता? सबसे पहले हम टारगेट करते हैं कोएफिशिएंट वाले डिटरमिनेंट को ना, इसको 1 1 1 1 2 3 3 5 7 वाले डिटरमिनेंट को, है ना? क्यों भाई? और अगर इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ जाती सर इसमें ये इक्वेशन देके क्या पूछ रहा है, एक बार रिपीट कर सकते हो? भाई इस इक्वेशन को देकर पूछा गया कि बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, कंसिस्टेंसी पे कमेंट करो, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे कमेंट करो। भाई जो क्वेश्चन आते हैं कंसिस्टेंसी वाले, आवाज आ रही है? तो हमने अभी तक क्या सीखा है क्रेमर्स रूल में, कि हम कोएफिशिएंट्स वाला बना देंगे डिटरमिनेंट और उसको चेक कर लेंगे वेदर इट इज जीरो और नॉन जीरो। बट इस डिटरमिनेंट को देखो और ऊपर जो मैंने काम किया उसको देखो। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद एक रो कंप्लीट जीरो बन जाती है, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन डिटरमिनेंट में हमेशा अलाउड है। जितने भी हमने पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, ये वाले पॉइंट्स, स्विचिंग, मल्टीप्लाइंग, एडिंग, ये सब अलाउड है डिटरमिनेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोएफिशिएंट वाला डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू जीरो है। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गई, क्योंकि एक मिनट रुको, मैं इसको मैट्रिक्स ए बोल रहा हूँ जो कोएफिशिएंट वाला है, 1 1 1 1 2 3 एंड 3 5 7, और इसको मैं मैट्रिक्स ए बी बोल रहा हूँ। ए बी, ये बी मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है सफिक्स में क्योंकि मैंने यहाँ पर अपेंड किया है कॉलम और 4 5 9। उसका रीजन क्या मैं बताता हूँ। तो क्या तुमने नोटिस किया कि जो रैंक ऑफ ए है, जो रैंक ऑफ ए है वो 2 है विच इज लेस देन 3 विच इज ऑर्डर ऑफ ए। ये चीज नोटिस की तुमने कि जो ए की रैंक है वो उसके ऑर्डर से कम है। इस मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं बोल रहा हूं कि इसकी रैंक इसके ऑर्डर से कम है, हाँ तो जीरो होगा। अगर इसकी रैंक, इसका मतलब है दिस सिंपली इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये मतलब हुआ इसका भाई, क्योंकि जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है वो जो है ऑर्डर एन से कम है, यानी 1 या 2 या 3 रोज कंप्लीट जीरो हो चुकी हैं, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो आएगी ना। तो यहां से रैंक का एप्लीकेशन क्या निकला? इसका मतलब ये है कि if rank of a n is equal to n, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स A की
रैंक उसके ऑर्डर के इक्वल है, देन दिस इंप्लाइज, अगर हम इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी बात करें तो हम देख रहे हैं किस टाइप के सोल्यूशन की तरफ, यूनिक सोल्यूशन की तरफ। ये मैट्रिक्स कौन सी है? कोएफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है। अग्रीड? बात मानते हो ये बात है कि नहीं? हमने सारे ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिए, उसके बाद भी कोई भी रो कंप्लीट जीरो नहीं होती है, इसका मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आएगी, और अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं आएगी तो फिर इसका मतलब है कि यूनिक सोल्यूशन हो गया। बट व्हाट इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन एन? अगर छोटी हो गई तो फिर वो अपने दो वही केसेस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आ सकता है ना? याद समझा तुमको? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब इन दोनों में बाइफर्केट कैसे करें, इनफाइनाइट और नो में? तो अब जरा उस अपेंडेड मैट्रिक्स को देखो, यहां पर जो मैट्रिक्स मैंने बनाई है, और यहां पे वही ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं जो हमने ए को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने में किए थे। ये तीनों, R2 को R2 माइनस R1, R3 को R3 माइनस 3R1, और R3 को मैंने R3 माइनस 3R2 लिखा था। हाँ, ये अपेंडेड मैट्रिक्स क्या मतलब है? अपेंडेड मैट्रिक्स का मतलब एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उसमें जो लास्ट में 3 कांस्टेंट्स लिखे हैं 4, 5, 9, वो मैंने एक कॉलम और डाल दिया। मतलब जो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स थी, अब वो तुम्हारी एक 3/4 की मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है। जरा सेम ट्रांसफॉर्मेशंस करो, या सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम क्यों कर रहे हैं? जिससे हमारे पास एटलीस्ट जो अपर ट्रायंगुलर फॉर्म था ए का वो हमें मिल जाए। ए बी में क्या होगा वो भी हम देखते हैं। तो क्या आया था भाई इसमें, जो ये तो हमको पता ही ना, 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 एंड 0 0 0, ये तो आ ही चुका था। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से इधर वाली वैल्यूज भी चेंज होंगी। इधर वाली वैल्यूज क्या हो जाएंगी जरा बताओ? सबसे पहले मैंने क्या किया था, R2 को R2 माइनस R1, तो R2 को R2 माइनस R1 किया तो क्या हो गया था ये? अच्छा, ये तो आई थिंक 4 ही रहेगा, R1 को हमने चेंज किया ही नहीं है। R2 को भी हमने एक ही बार चेंज किया है ना, R2 को हमने एक ही बार चेंज किया है, तो R2 माइनस R1 कर दिया तो क्या बन गया ये 1 बन गया। मतलब सही कर रहा हूँ ना मैं? अगर मैंने R2 माइनस R1 किया तो 1 हो गया, 5 माइनस 4 1। और इसके बाद मैंने क्या किया था, R3 को R3 माइनस 3R1, R3 को R3 माइनस 3R1, यानी क्या 9 माइनस 12, तो ये -3 हो गया। और -3 होने के बाद फिर 2R2 भी सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये कितना हो गया होगा? 2R2 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया होगा? 2R2 जो है नया वाला है -5। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है इसकी रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स? 3। बिल्कुल सही बात है, रैंक ऑफ AB इज 3। AB की रैंक 3 है। हालांकि अब हम इसके डिटरमिनेंट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, बिकॉज ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, और मुझे डिटरमिनेंट के बारे में बोलना भी नहीं है। तुम सोचो कि तुमने जिसको भी तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हो, इन तीनों इक्वेशंस में वो एप्लीकेबल है कि नहीं? अरे R2 माइनस R1 का मतलब क्या हुआ? सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। R3 माइनस 3R1 का मतलब क्या हुआ? थर्ड इक्वेशन से 3 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना। तो जिसको हम रो ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं, वो इन टर्म्स ऑफ दीस 3 इक्वेशंस इट इज वेरी ऑब्वियस, किसी भी इक्वेशन को किसी भी इक्वेशन से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑल x y z आर सेम। अच्छा, तो सेम आया अगर इसका तो मतलब यहाँ, इनफाइनाइट होगा। हाँ नहीं, इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन उसको अब पढ़ूं, तो लास्ट जो रो लिखी हुई है उसका मतलब क्या है? 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड इक्वल्स टू -5। यानी क्या? 0 इक्वल्स टू -5, यानी क्या? अ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है भाई। और कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या हुआ? नो
सॉल्यूशन। तो कॉन्ट्राडिक्शन कब आएगा? जब रैंक ऑफ ए, if rank of A is not equal to rank of AB। अगर रैंक ए की ए बी के इक्वल नहीं है, तुम देख सकते हो इस एग्जांपल में रैंक ऑफ ए 2 है और रैंक ऑफ ए बी 3। रैंक ऑफ ए 2 क्यों है? क्योंकि यहां पर एक रो कंप्लीट 0 हो गई थी, बट रैंक ऑफ ए बी अभी भी 3 है। वो इसलिए है बिकॉज ये एलिमेंट 0 नहीं हुआ। अगर ये भी 0 हो गया होता तो फिर से कुछ और होता। अगर ये भी 0 हो गया होता, यानी कि चलो इसमें लिख देते हैं, दिस इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। बट if rank of A is equal to rank of AB is less than n, ऑर्डर से लेकिन छोटा होना चाहिए, then this is the case of infinite solutions। अब मुझे बताओ कि ये तुम्हें समझ में आया, जितना भी समझ में आया, थोड़ा बहुत जो भी था, ये सब कुछ पढ़ने का कोई फायदा है? ये रैंक पढ़ने का कोई फायदा था? बिकॉज अल्टीमेटली उसका जो एप्लीकेशन आया वो आया यहाँ पर, इस इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। बट इस रैंक वाले मेथड में भी हमने किया क्या है? हमने इक्वेशन सॉल्विंग ही तो की है। हमने पहले दूसरी से पहले सबट्रैक्ट करो, तीसरी से पहले ऐड करो, जो भी कर रहे हो, जो तुम थोड़ा सा मतलब मैट्रिक्स की फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हो, वो तुम नॉर्मल अलजेब्रा में कर सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज जो हमें आनी चाहिए कि क्या हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम वो सॉल्व कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। हालांकि क्रेमर्स रूल को पढ़ना जरूरी है, बिकॉज अगर तुमने मैट्रिसेस के सारे आर्काइव्स किए होंगे, डिटरमिनेंट्स के सारे आर्काइव्स किए होंगे तुमने अब तक जितने जेई के हैं, तुमने एक क्वेश्चन देखा होगा जिसमें उस थ्योरी का यूज हुआ है, क्रेमर्स रूल का यूज हुआ है फॉर 3x3 डिटरमिनेंट या फॉर 3 वेरिएबल्स सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, जहां पे बोला जाता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए सारे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, डेल्टा जीरो होने चाहिए या फिर नो सॉल्यूशन के लिए एटलीस्ट उसमें एक नॉन जीरो होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस में फिर एक्सेप्शन भी है। तो इजी क्वेश्चंस में उसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बट एक बार जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया है जहां पे उस थ्योरी का यूज हुआ है, तो ऐसा नहीं कि उसको पढ़ना ही नहीं है ना। उस क्वेश्चन को तुमने सॉल्व किया हो तो तुम्हें याद होगा। तो रैंक ऑफ एबी कैसे निकालें? तो ये रैंक थी, आई थिंक रैंक सबको समझ में आ गई। निकाला, देखो रैंक ऑफ एबी निकालने के लिए एक बार फिर अगर हम इसका डायगोनल मार्क करें, वही 1 1 2 2 3 3 वाले एलिमेंट्स, तो मैं एक बार फिर उसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। उसके सारे जो नीचे के एलिमेंट है उसको जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, और एक बार ये जीरो हो गया तो अब तुम इससे ज्यादा जीरोस नहीं ला सकते, इससे ज्यादा जीरोस अब पॉसिबल नहीं है। तो अब बस तुम्हें काउंट करना है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रोज है, हाउ मेनी रोज आर देयर हैविंग एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट। तो लास्ट रो में भी -5 था, उसकी वजह से इसकी रैंक 3 थी। अगर ये भी 0 हो गया होता तो फिर इस रैंक ऑफ ए विल बी 2। अच्छा, रैंक में भी एक, अब रैंक मैंने कहा ना कि इसके एप्लीकेशंस हैं बहुत अच्छे, लेकिन वो मेरे सिलेबस में है ही नहीं। तो इसमें एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि अगर मैंने तुम्हें रो ट्रांसफॉर्मेशन समझाया और उसको लिंक किया तो चीज बहुत ऑब्वियस हो गई। बट इसी रैंक को तुम अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकालो, नाउ दिस इज नॉट अलाउड ना, हम यहाँ पर इक्वेशंस के साथ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते। आई कैन नॉट ऐड कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स टू कोएफिशिएंट ऑफ जेड, ये काम नहीं कर सकते। लेकिन मैट्रिसेस में अगर तुमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी किया, एक बात ध्यान सुनो, अगर तुमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी किया तो रैंक सेम आएगी। सो रो रैंक ऑफ ए इज सेम एज कॉलम रैंक ऑफ ए। तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन करो, तुम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, तुम्हें आंसर हमेशा सेम मिलता है। अब इसका भी प्रूफ है, हम वहां तक जाएंगे नहीं। तो वो चीज सरप्राइजिंग है, ये तो ऑब्वियस थी। ठीक है भाई, तो इतना ही था मैट्रिसेस में मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं बताना है। अब बस क्वेश्चंस, आर्काइव्स, जितने अच्छे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो करो। असाइनमेंट भेजता जाऊंगा डेली, असाइनमेंट सॉल्व करते रहो। मैट्रिसेस का मैं भी तुम्हें भेजता हूँ एक अच्छा असाइनमेंट, ट्रिकी वाला, एडवांस वाला।
ठीक है सर एक डाउट है मैट्रिसेस में। हाँ बताओ। सर आपको मैंने फोटो शेयर किया है। अच्छा फोन में है क्या? मैं फोन लेके आता हूँ। अच्छा उसके पहले मुझे ये बताओ कि टॉपिक्स जो हैं जो मुझे एक्स्ट्रा पढ़ाने हैं, इसमें मतलब जरा बुरा मत मानना कि भाई हम इतना आगे क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ना कहीं यूज हो सकता है, और नहीं भी यूज हुआ तो कहीं ना कहीं जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो पुरानी बहुत सारी चीजें रिपीट हो जाती हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई बुराई नहीं। तो कैलकुलस में मैं तुम्हें बीटा और गामा फंक्शन बताने वाला हूँ। पहले तुम्हें बताता हूँ, कैलकुलस में बीटा गामा फंक्शंस एटलीस्ट हमारे बिटसैट के एग्जाम में तो पूछ ही सकते हैं, उसके इनके सिलेबस में है वो। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन उसमें कवर करेंगे और एक बार रिवाइज करेंगे उस कॉन्सेप्ट को। कौन सा? जिसमें हमने लेबनिज मॉडिफाइड रूल पढ़ के और हमने नहीं कुछ इंटीग्रेशन सॉल्व किए थे जो डिफरेंशिएट करके सॉल्व हो जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस और हम सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन पे भी मैं थोड़ा सा, डिफरेंशियल इक्वेशन पे ज्यादा नहीं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कवर करेंगे, जिसमें डिग्री थोड़ी अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, ऑर्डर अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, एग्जैक्ट वाले फॉर्म को डिस्कस किया जाएगा। एग्जैक्ट वाले फॉर्म में कई लोग फंस जाते हैं, है ना। तो कैलकुलस में इतना करना है। डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं। डिफरेंशियल कैलकुलस में, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस में इतना कर सकते हैं, अगर तुम चाहो तो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस जगह मल्टीपल अगर वेरिएबल्स आ जाए फंक्शन में, एफ ऑफ एक्स वाई की बात हो जाए, तो उसमें मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकलती है वो सब डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज और कोई जरूरत नहीं। तो कैलकुलस में इतना ही है। इसके बाद हमको नेक्स्ट क्लास से कैलकुलस स्टार्ट करोगे? हाँ मैं तो कैलकुलस सोच रहा हूँ, इंटीग्रल कैलकुलस पहले, और उसके बाद जो है अगर डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ी तो वो, और उसके बाद पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में एक पार्ट है जहाँ पे रिकर्जन यूज होता है, और रिकर्जन पे बेस बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो रिकर्जन इन पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। सर पीएनसी में और कुछ क्वेश्चंस देखे थे जिसमें पैलिंड्रोम और कुछ रैंक के ऊपर था, बायोलॉजी में क्वेश्चंस थे। पैलिंड्रोम वाला क्वेश्चन तो वही है कि पोजीशनिंग उसकी फिक्स हो गई, इधर ए रखा तो उधर भी ए रखा, तो वो तो पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया, वो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। रैंक निकालना, रैंक ऑफ ए नंबर निकालना या रैंक ऑफ ए वर्ड डिक्शनरी निकालना, वो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया। लेकिन पैलिंड्रोम है तो ठीक है, वो तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है ना, पीएनसी के हम सफिशिएंट प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं।